सबसे पहले हम जो लास्ट क्लास में मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहे थे उसमें हमने देखा कि अगर कोई ग्रुप अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड है और उस ग्रुप में की एटम पर लोन पेयर है, की एटम पर लोन पेयर है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन उस अनसैचुरेटेड कार्बन को देगा और इसको कौन सा इफेक्ट कहेंगे? प्लस एम इफेक्ट, राइट। अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन उससे अटैच्ड की एटम ये अनसैचुरेटेड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या करेगा? विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। एरो की डायरेक्शन ही चेंज हो गई और इसको हम क्या कहेंगे? माइनस एम इफेक्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें सारा मेसोमेरिक इफेक्ट कवर हो जाता है। तो दो सिचुएशन, दिस इज द की एटम, दिस इज द की एटम। की एटम हमने किसको बोला? जो अनसैचुरेटेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच था, ये उससे डायरेक्टली अटैच एटम इज द की एटम। इफ की एटम इज हैविंग लोन पेयर तो प्लस एम, इफ की एटम इज अनसैचुरेटेड तो माइनस एम। यहां तक कोई डाउट? और दूसरा हमने केस किया था, हाँ लिख लिया। ये थोड़ा सा स्टूडेंट को नोट करने में प्रॉब्लम आती है, मेरी शायद स्पीड ज्यादा है, तो मैं आई गिव यू सफिशिएंट टाइम फॉर राइटिंग। जब तक तुम कहोगे हाँ सब लिख लिया तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी। लिख लीजिए। तो मैं एरो की डायरेक्शन से ही पता चल जाएगा ना। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, दे रहा है इधर, तब उसका इफेक्ट कौन सा होगा? प्लस एम। अगर वो ले रहा है तो उसका कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस एम। इधर देखो, इसके इलेक्ट्रॉन इधर गए और इसके अनसैचुरेटेड का मतलब पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड। हाँ, वो अपने इलेक्ट्रॉन आगे दे देंगे। या हाँ, अनसैचुरेशन की एक्सटेंट थोड़ी चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। पहले बताएं, ये दोनों पॉइंट समझ में आए? अब अगर ये बेंजीन रिंग है तो अब लिखिए ना सबने पहला पेज। अगर ये बेंजीन रिंग है और उस पर ऐसे ग्रुप लगा दिए जाएं, हाँ इधर लिख लिया, पीछे लिखना बंद और देखें जरा। अगर ये बेंजीन रिंग है, अनसैचुरेटेड कार्बन हर जगह है, कहीं पर भी कोई भी ग्रुप लगा दिया जाए तो उसका की एटम, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाया और उसका की एटम ये वाला था, CO ग्रुप लगाया। अब देखो इस डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इसके साथ भी है और लोन पेयर के साथ भी है ना? इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब कॉन्जुगेशन ऑन बोथ साइड, बेंजीन की तरफ भी और बेंजीन के बाहर भी। इफ कॉन्जुगेशन इज from on both side towards benzene and outside the benzene, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है, तो इसको लिए टर्म यूज करते हैं हम क्रॉस कॉन्जुगेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा है, कॉन्जुगेशन ऑन बोथ साइड। और देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? अमाइड। अमाइड में C डबल बॉन्ड O का कॉन्जुगेशन दोनों तरफ है, इधर नाइट्रोजन के साथ भी और बेंजीन के साथ भी, क्रॉस कॉन्जुगेशन। हाँ, ये जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है, दिस इज द की एटम कार्बन।
डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड एटम, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है? सी. सी इज द की एटम. दिस इज द की एटम. एस्टर, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में क्रॉस कॉन्जुगेशन है. साथ ही प्लस और माइनस में से कौन सा इफेक्ट है? नहीं, इस टाइम पर जो सामने दिया हुआ है, ये 3 एग्जांपल्स में CO ग्रुप बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट डाल रहा है? कौन सा इफेक्ट है? -M. सभी में CO ग्रुप का बेंजीन पर माइनस इफेक्ट है. All the 3 groups will exert -M effect. -M का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, बेंजीन से भी लेंगे, दूसरी साइड से भी लेंगे. क्रॉस कॉन्जुगेशन टर्म का मतलब समझ में आया? इवन अगर ऐसा भी हो ना, तो ये भी तो क्रॉस कॉन्जुगेशन ही हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया. बेंजीन के बाहर भी कॉन्जुगेशन है. तो मैं हटा रही हूँ उसको भी. एग्जांपल देखते हैं. ये लिखिए सबने एग्जांपल. अब इसमें जरा पहला वाला मैं बता रही हूँ. अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेंस को देखें तो एक रेजोनेंस ऐसे बनेगी जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, और बेंजीन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इस O पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और बेंजीन ऑर्थो पोजीशन पर डीएक्टिवेटेड होगी. डीएक्टिवेटेड एट ऑर्थो पोजीशन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. डीएक्टिवेटेड किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट है वो कभी भी यहां नहीं जाएगा. और बाकी की स्ट्रक्चर्स भी तुम्हें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला जाए तो अब डीएक्टिवेशन की बारी कौन सी पोजीशन की है? पैरा. दिस इज पैरा पोजीशन. और ये समझ लो जितने भी -M वाले हैं उनमें ऐसा ही होने वाला है. एरो की डायरेक्शन बेंजीन से बाहर की तरफ जाने वाली. देख लिया यहां तक. अब एक और स्ट्रक्चर देखें जरा इसकी. हाँ जी, कोई रह तो नहीं गया? लिखिए सबने. हाँ, क्या पूछना है? हाँ, क्या पूछना है? देख लिया. तो एक और जो कॉन्जुगेशन है उसकी वजह से अदर देन बेंजीन भी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है. कहां से? इधर से ले सकता है ना. तो क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ कि अब अकेला ये बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ से भी कर रहा है. इसका मतलब एक्सक्लूसिवली बेंजीन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही ये डिपेंडेंट नहीं है. इस टाइम पर बेंजीन के लिए उसका मेसोमेरिक इफेक्ट कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ भी एक ग्रुप है जो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला. तो जिनमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है उनमें बेंजीन की तरफ मेसोमेरिक इफेक्ट का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है.
तो यहां लिख सकते हैं ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन इन्फ्लुएंस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, चाहे कोई भी हो प्लस या माइनस, इन्फ्लुएंस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट ऑन बेंजीन will be reduced. अगर ये बेंजेल्डिहाइड होता, सुने ध्यान से, अगर ये बेंजेल्डिहाइड होता तो CO ग्रुप को सिर्फ बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पड़ते, तो ये बेंजीन पे स्ट्रॉन्ग माइनस M इफेक्ट डालता ना, तो एल्डिहाइड में इट विल एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग माइनस M इफेक्ट, क्योंकि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, नो क्रॉस कॉन्जुगेशन, नो क्रॉस कॉन्जुगेशन। पहले बताएं ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्रॉस कॉन्जुगेशन से मीजोमेरिक इफेक्ट का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरी तरफ से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो एक साइड में उसका इन्फ्लुएंस उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि इस केस में होगा। इसमें तो एक्सक्लूसिवली ये बेंजीन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन से किसी भी तरह का मीजोमेरिक इफेक्ट हो, चाहे प्लस या माइनस, दोनों का इफेक्ट कम हो जाता है। ये स्लाइड लिखी सबने? राइट। और ऐसे ही अगर मान लो ये ईथर ग्रुप होता और ये एस्टर ग्रुप होता, दोनों में से, दोनों का पहले तो बताओ प्लस है या माइनस है? की एटम इज हैविंग लोन पेयर, तो प्लस M है, पर बेंजीन पे प्लस M ज्यादा कौन एक्सर्ट करेगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में फिर क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, तो किसी एक तरफ देने की पावर कम हो जाएगी, तो यहां पर लेस प्लस M इफेक्ट ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ईथर और एस्टर दोनों में ईथर का प्लस M इफेक्ट एस्टर से ज्यादा होगा। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मीजोमेरिक में हमें ध्यान में रखना होगा, एक तो हमने देखा कि एटम पर लोन पेयर है या नहीं, ठीक है, या अनसैचुरेशन है या नहीं, लोन पेयर है तो प्लस M, अनसैचुरेशन है तो माइनस M। दूसरा हमने देखा अगर दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन आ जाए, बेंजीन की तरफ भी और दूसरी साइड पर भी, तो इसके लिए हमने टर्म यूज किया क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन में एक्सक्लूसिवली बेंजीन की तरफ मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो नहीं रहेगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ग्रुप्स, तो एक तरफ बेंजीन की तरफ उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहाँ देखिए ये है फिनॉल। फिनॉल में कौन सा ग्रुप होता है बेंजीन पे? फिनॉल, OH ग्रुप। और यहां पर है OCH3 ग्रुप, दोनों का प्लस M इफेक्ट है, बट सरप्राइजिंगली प्लस M इफेक्ट फिनॉल का ज्यादा है, इट एक्सर्ट मोर प्लस M इफेक्ट। अगर तुम वैसे सोचते कि यहाँ तो भाई मिथाइल है, इसका तो प्लस I इफेक्ट है, ये तो और ज्यादा रिच करेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की देने की पावर और बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिनॉल का प्लस M इफेक्ट
ईथर के प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा था। तो ऐसा क्यों था? थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है, पर अब मैं जो बता रही हूँ उसको सुने ध्यान से। अगर फिनॉल बेंजीन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मतलब क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसमें पी पाई ओवरलैपिंग हो रही है। एक मिनट, ये लोन पेयर यहाँ आया, पाई बॉन्ड में चेंज हो गया। कहने का मतलब ये पाई बॉन्ड में पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का और पी ऑर्बिटल कार्बन का यूज हुआ होगा, लेटरल ओवरलैपिंग हुई होगी। ये पॉइंट समझ में आया? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पी और पी की ओवरलैपिंग से, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है। अब इसको ओवरलैप होना है कुछ इस तरह से, लेटरली ओवरलैप होना है, लेटरली ओवरलैप होना है। उसके लिए इन दोनों के पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आगे चले जाएंगे, लोन पेयर बन जाएंगे। ऐसा ही हुआ, ये जो पाई बॉन्ड बना ये इस तरह से बना, इनकी ओवरलैपिंग से बना। अगर ये हाइड्रोजन की जगह मिथाइल होता, अगर हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप होता, बड़ा ग्रुप होता, तो इसका जो पी ऑर्बिटल है ओवरलैपिंग में उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती, क्राउडिंग इफेक्ट आ जाता, रिपल्शन इफेक्ट आ जाता। स्टेरिक हिंड्रेंस पता है ना, स्टेरिक इफेक्ट, बड़े ग्रुप पास आ जाए। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की पावर ईथर में कम हो गई, क्योंकि उसके एडजॉइनिंग में एक बड़ा ग्रुप प्रेजेंट था, वो उसकी लेटरल ओवरलैपिंग को थोड़ा सा कम कर देगा। जबकि फिनॉल में क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, बहुत छोटा सा ग्रुप है, और वो इसके मीजोमेरिक इफेक्ट पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं डालने वाला, फ्रीली लेटरल ओवरलैपिंग हो जाए। तो हम एक सिंपल सा वर्ड क्या यूज करते हैं कि ईथर का प्लस एम इफेक्ट फिनॉल के प्लस एम इफेक्ट से क्यों कम है? ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। जो मिथाइल है, अगर मान लो मिथाइल की जगह और बड़ा ग्रुप आ जाए टर्शरी एल्काइल एसिड, तो इसका मीजोमेरिक और भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा ग्रुप आ जाने से ये जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर उतने प्लेन में नहीं रह पाएंगे। एक ही प्लेन में होने चाहिए ना, लेटरल ओवरलैपिंग में दोनों एक ही प्लेन में हो तभी वो ओवरलैपिंग करते हैं। अगर थोड़ा सा भी डिस्टॉर्टेड हो जाए, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाए, बेंजीन के प्लेन से थोड़ा नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, तो इसकी ओवरलैपिंग अफेक्टेड होती है। तो इतने सब वर्ड्स लिखने की जगह हम सिर्फ एक वर्ड क्या लिखते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक रीजन से प्लस एम इफेक्ट कम है। क्या लिख लीजिए? प्लस एम इफेक्ट ऑफ ईथर is less than phenol due to steric reason. Plus M effect of ether is less than phenol due to steric reason in ether. मिथाइल की जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इस तरह के बड़े ग्रुप लगा देते और भी स्टेरिक इफेक्ट हो जाता। और अगर कहीं फिनॉल की जगह फिनॉक्साइड आयन होता, फिनॉक्साइड आयन मतलब फिनॉल विद O एंड नेगेटिव चार्ज, अगर कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है फिर तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर और ज्यादा हो जाएगी ना। फिनॉल से भी ज्यादा मीजोमेरिक किसका होगा? फिनॉक्साइड आयन का। एक नेगेटिवली चार्ज आयन का मीजोमेरिक इफेक्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेंजीन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताएं। जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट उतनी ज्यादा रिएक्टिव। इतना तो पता चल गया ना सबको। बेंजीन एक्टिवेटेड कब होती है? जब उसमें कौन सा ग्रुप लगाओ? प्लस एम वाला ग्रुप लगाओ। हाँ जी, लिख लिया सबने? और अब जरा ऑर्डर अगर हम देखें प्लस एम का, स्ट्रॉन्गेस्ट O नेगेटिव का हुआ, बट इसके बाद एनिलीन आ गया और फिर फिनॉल आया। क्या रीजन? नहीं, ये प्लस एम का इफेक्ट, प्लस एम का इन्फ्लुएंस। पहला तो O नेगेटिवली चार्ज हो गया तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई,
बट NH2 N न्यूट्रल N और न्यूट्रल O में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N। तो नाइट्रोजन का मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा हुआ बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये तो नेगेटिवली चार्ज है, रिच हो गया। फिर नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर फिनॉल, ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिनॉल के बाद आ गया ईथर, वही स्टेरिक इफेक्ट ऑफ R। और इसके बाद आ गया क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला ऑक्सीजन, या पहले क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला नाइट्रोजन, फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला ऑक्सीजन। तो इजीली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। और सबसे कम मेसोमेरिक इफेक्ट किसका होता है? हेलोजन का। बताया था ना, हेलोजन का मेसोमेरिक इफेक्ट कम होता है। अमंग हेलोजन क्या होता है आगे बताऊंगी, क्योंकि इसका माइनस आई बहुत ज्यादा है। और ये जितने भी अभी सामने लिखे हैं तो ये सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्ट ड्यू टू प्लस सम इफेक्ट। और ये एक तरह से बेंजीन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी है। ये O है। सो थोड़ा सा याद रखना आसान है, सामने आ जाए ना तो ये फैक्टर दिमाग में होंगे ना, तुम ऑर्डर बता दोगे कि किसके अंदर बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो रही। चाहे तुमसे पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का ऑर्डर क्या है, या प्लस एम की इफेक्ट का स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, दोनों का यही सेम आंसर होगा। स्टेबिलिटी नहीं। अब ऑर्गेनिक में पता क्या है, एक चीज सुने ध्यान से, स्टेबिलिटी किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए या न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए? दोनों का ऑर्डर अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ हम रिएक्शन की बात करते हैं हमेशा कि ये चीज किस अटैक के लिए स्टेबल है। तो अभी हम बेंजीन की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब सुने ध्यान से, अभी तक तो हम देख रहे थे कि जहां ग्रुप है उसके आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी है। अब एक और ऑब्जर्वेशन आता है ऑर्गेनिक में कि जैसे ये एक टर्शरी अमीन है, ठीक है, अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई बड़ा ग्रुप लग जाए, मिथाइल लग जाए या इथाइल लग जाए, तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ध्यान से सुनिए। पहली चीज, ये नाइट्रोजन अदरवाइज तो कॉन्जुगेशन में था, अगर ऑर्थो पोजीशन पर बड़े ग्रुप लग जाएं, और यहां पर तो पहले ही इतने बड़े ग्रुप थे, तो ये जो लोन पेयर है बेंजीन के प्लेन में नहीं रहता, बेंजीन के प्लेन से या तो ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, इनसे रिपल्शन कम करने के लिए। अगर ये बेंजीन के प्लेन से ऊपर या नीचे हो गया तो ये इसके साथ ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा, मतलब इसका मेसोमेरिक इफेक्ट ही नहीं रहेगा। इसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो एक टर्म आती है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एक मिनट जरा ऑनलाइन स्टूडेंट को बता देती हूँ। हाँ जी, अभी जो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की बात हो रही है कि ये बेंजीन है, मान लो ये बेंजीन है और इसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है कोई, ठीक है, और इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन के प्लेन में है, इसलिए इजीली ये पाई बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर मान लो बेंजीन की ये ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर इधर और इधर बड़े ग्रुप लगे हुए, जैसे अभी मैंने बताया ऑर्थो पोजीशन पर बड़े ग्रुप लगे हुए, तो ये जो बेंजीन के प्लेन में ग्रुप था वो इन दोनों साइड के ऑर्थो पोजीशन के ग्रुप से रिपल्शन कम करने के लिए ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। वो इनको अवॉइड करेगा ना, इनके साथ रिपल्शन को अवॉइड करेगा। रिपल्शन को अवॉइड करने का मतलब ये या तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। अगर ये प्लेन में नहीं रहा तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे इसके साथ ओवरलैप करेंगे? तुम्हें तो पता है पी, तुम्हें पता है ओवरलैपिंग करने के लिए क्या चीज जरूरी है? एक ही प्लेन में पी पी ऑर्बिटल का ऐसे ओवरलैप करना।
अगर वो इस तरह से प्लेस्ड ही नहीं है, एक ऐसे प्लेस्ड है, एक ऐसे प्लेस्ड है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और इसी के लिए टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनिक में, क्या? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और ये स्टेरिक इनहिबिशन तभी होगा ना अगर वो ग्रुप ऑर्थो पे हो। अगर वो मेटा या पैरा पे है फिर तो कोई स्टेरिक इनहिबिशन नहीं होने वाला, तो वैसे ही इतने दूर है। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑर्थो ग्रुप की वजह से होता है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस इनहिबिट हो गई बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। If both the ortho positions are occupied by bigger group, bigger group मतलब bigger than hydrogen, बेंजीन में तो सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है ना। If both the ortho positions are occupied by bigger group, then mesomeric effect will decrease due to steric reason, due to steric reason। जैसे कि अगर यहाँ ये ग्रुप प्रेजेंट है, अकेला है तब तो इतना स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये पूरी ऑर्थो पोजीशन पर भी बड़े ग्रुप आ गए, नो रेजोनेंस। हालांकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है पर इसका प्लस एम इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर बेंजीन के प्लेन में ही नहीं आएगा। एज नाइट्रोजन विद लोन पेयर इज, as nitrogen with lone pair is not present in the plane of benzene, या सिंपली इसको कह सकते हैं नॉन प्लेनर नाइट्रोजन, नॉन प्लेनर नाइट्रोजन। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम का एक ही प्लेन में होना बहुत जरूरी है, दोनों पी ऑर्बिटल का एक ही प्लेन में होना जरूरी है। Sometimes it is also named as ortho effect. एक तरफ की ऑक्यूपाइड हो तब नहीं होता ये, दोनों तरफ ऑक्यूपाइड हो तभी होता है कि रेजोनेंस ही खत्म हो गई। Steric inhibition of resonance, that is ortho effect. हाँ जी, इधर मुझे बताओ मीजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा दिमाग में आया। बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप है वो किस तरह से बेंजीन को अफेक्ट करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम या ज्यादा करता है, और उसकी वजह से बेंजीन की न्यूक्लियोफाइलिसिटी कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, पर जो भी होगा वो कौन सी पोजीशंस पर होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, हाँ। एक साइड अगर उसकी खाली है तो उस साइड में वो ओवरलैपिंग कर लेता है, बिल्कुल रेजोनेंस ना हो ऐसा नहीं होगा, कम होगी ये जरूर हो सकता है। ठीक है, अब एक बार ये क्वेश्चन आया था, आईआईटी में ही आया हुआ है क्वेश्चन, और ये कुछ ऐसे था, और उसमें था कि अगर इसमें Br पॉजिटिव डालें, मतलब इलेक्ट्रोफाइल डालें, तो कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? मतलब मैं नंबर दे देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, उसमें यहाँ भी कुछ लिखा हुआ था, मिथाइल था। यहाँ नंबर दे देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, इन जगह पर हाइड्रोजन है, कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा?
पहले तो उस ग्रुप को जरा ध्यान से देखो, एक तरफ N से जुड़ा हुआ है, एक तरफ CO से जुड़ा हुआ है बेंजीन से। जो N वाला है वो उसका कौन सा इफेक्ट है? हाँ जी, N वाले का कौन सा इफेक्ट है? प्लस M। और CO से जुड़ा हुआ है उसका क्या इफेक्ट है? माइनस M। तो कौन सी रिंग रिच है? प्लस M वाली रिंग ज्यादा रिच है। और तुम्हें बताया था जब एक्टिवेशन हो या डीएक्टिवेशन हो तो रिएक्शन किसके हिसाब से होती है? एक्टिवेशन के हिसाब से। अब फर्स्ट पोजीशन पर तो पहले ही ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर बची कौन सी पोजीशन? थर्ड पोजीशन। तो अब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो क्या बनाओगे तुम? थर्ड पोजीशन पर जो H है उसको तुम रिप्लेस करोगे, क्योंकि ओवरऑल बेंजीन में एक ही रिएक्शन होती है, कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और एक H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जाता है। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक इलेक्ट्रोफाइल आया और ऑलरेडी प्रेजेंट H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल निकला, तो Br पॉजिटिव आया और बेंजीन का H पॉजिटिव निकल गया। तो उसका आंसर ये था। हाँ, पॉसिबल नहीं, कम हो जाती है दोनों तरफ की। जो हमने कहा था अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो तो इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता। खत्म तब होता है जब स्टेरिक इनहिबिशन हो जाए। यहाँ स्टेरिक इनहिबिशन नहीं है ना, ये तो प्लेनर ग्रुप है, ऊपर की तरफ है। बेंजीन प्लेन में है, ये ग्रुप इस तरह से लगे हुए। तो एक अननोन सिचुएशन पर भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते थे। ठीक है, सो फोकस सीधा अनसैचुरेटेड कार्बन से जो की एटम अटैच है, यहाँ दो की एटम है ना, एक N है और इस तरफ C है। हाँ जी, क्लियर? लिख लिया सबने? अब एक एग्जांपल और करते हैं हम। इसको हम नाम रेजोनेंस इफेक्ट ही कहते हैं, पर ये है पिरिडीन। पिछला लिखना है कि लिख लिया? ये देखें पिरिडीन एक लोन पेयर है नाइट्रोजन का। और सुने ध्यान से, इधर बातें बंद। एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड है, और ये जो लोन पेयर और नाइट्रोजन sp2 है। बताइए लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में या p ऑर्बिटल में? क्वेश्चन है हमारा, पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, p ऑर्बिटल में या हाइब्रिड ऑर्बिटल में? हाँ बताओ रुचिल, क्वेश्चन तो सुनो पहले ध्यान से। नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर है और इस तरफ दो सिंगल बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तुम्हें बताना है लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, p में या sp2 में? सोच के आंसर देना और विद रीजन। तुमने p बोला, तो फिर पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? तुम्हें याद होगा मैंने बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, ध्यान में रहना चाहिए ना जब कॉन्सेप्ट आए तो। हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो लोन पेयर रख सकते हैं या सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पता है ना। अब यहाँ नाइट्रोजन ने दो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, अब ये लोन पेयर है और पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसको p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रखना ही पड़ेगा, तो p ऑर्बिटल तो यहाँ यूज हो गया। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
दो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो तीसरा क्या करेगा, लोन पेयर ही रखेगा ना। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये लिखो, इन pyridine लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, क्योंकि जब डबल बॉन्ड और लोन पेयर एक ही एटम पर होते हैं, याद करो, जब डबल बॉन्ड और लोन पेयर एक ही एटम पर होते हैं तो सिर्फ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करते। pyridine लोन पेयर इज लोकलाइज्ड ऑन नाइट्रोजन, जैसे अमोनिया में होता है। सो इट इज बेसिक इन नेचर, लाइक अमोनिया। जैसे अमोनिया का लोन पेयर एक ही जगह पर फिक्स रहता है, वैसे pyridine के नाइट्रोजन का लोन पेयर भी एक ही जगह पर फिक्स है, तो ये लोन पेयर कोई भी ले सकता है। दूसरा, दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbital। और याद रखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, रेजोनेंस में हमेशा p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, प्योर p ऑर्बिटल, sp2 hybrid orbital, so it will not participate in resonance, it will not participate in resonance। थ्री पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, 3 pi इलेक्ट्रॉन पेयर या 6 pi इलेक्ट्रॉन, 6 pi इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, इसीलिए एरोमेटिक है। 6 pi इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन लाइक बेंजीन। हेट्रोसाइक्लिक तो है ही, रिंग के अंदर एक हेट्रो एटम है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। और गुड ऑर्गेनिक बेस है, और ये बेस होने का रीजन है इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। अब तुम्हें ये बताना है कि बेंजीन और pyridine में से दोनों में रिंग किसमें ज्यादा रिच है। बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर है इसका, बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर है। हमें देखना है कि pyridine और बेंजीन में से किसमें इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। आउट ऑफ बेंजीन एंड pyridine which is more reactive for electrophilic attack? क्वेश्चन लिख लो। आउट ऑफ बेंजीन एंड pyridine which is more reactive for electrophilic attack? pyridine is more reactive. How? एक सेकंड। लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे है ना, इलेक्ट्रोफाइल तो H पे रिप्लेस करता है, ये H है। अभी बार बार मैं एक चीज बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का मतलब बेंजीन का जहाँ H है उसकी जगह E आ जाएगा, तो उसको अटैक तो H वाले कार्बन पर करना है ना। दोबारा सोचो, out of benzene and pyridine which is more reactive for electrophilic attack and why? जो भी दिमाग में आता है, गलत सही। चलो pyridine तो क्यों, लोन पेयर का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, उसने इस नाइट्रोजन पे तो अटैक करना ही नहीं है, उसने तो H को रिप्लेस करना है, N के पास तो रिप्लेस होने लायक कुछ है ही नहीं। एनीवन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले ये स्लाइड लिख ली सबने? एक हिंट देती हूँ तुम्हें, बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हैं, नाइट्रोजन भी sp2 है। अब सोचो, बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है। अब सोचो जरा उस डायरेक्शन में। ऑर्गेनिक में दिमाग दौड़ना बहुत जरूरी है, सिचुएशन देख के। एनीवन? नाइट्रोजन बेंजीन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना,
बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जसलीन तुमने सही बताया आंसर, तो नाइट्रोजन पर एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पर जो ये पोजीशन थी इस पे चार्ज क्या आ गया, और अब पॉजिटिव चार्ज फिर घूमना शुरू कर देगा, ऑर्थो पे गया तो पैरा पे तो आएगा ही। नाइट्रोजन रिच है पर उससे क्या लेना देना, अटैक तो उसने कार्बन पे करना है। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, आया हुआ एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चन, अब इधर गए, यहाँ इधर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या होगी, डीएक्टिवेटेड, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस डीएक्टिवेटेड। तो बेंजीन से तो कम रिएक्टिव हुआ नहीं, एंड इट इज मेटा डायरेक्टिंग, कम से कम मेटा पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर हम पिरिडीन लेते और उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल डालते तो इलेक्ट्रोफाइल पिरिडीन की मेटा पोजीशन पर जाता और उस H को रिप्लेस करता, तो पिरिडीन को हम मेटा डायरेक्टिंग कह सकते हैं। थर्ड पोजीशन, नाइट्रोजन को पहला नंबर देते हैं ना हीट्रो एटम को, तो ये थर्ड पोजीशन पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लें इसको। थोड़ा सा पता चला, जब सारी चीजें एक जैसी होती हैं फिर लास्ट में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आते हैं। लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ पॉइंट्स है जो दिमाग में रखना। सो बेंजीन और पिरिडीन में से बेंजीन इज हाईली एक्टिवेटेड, पिरिडीन की रिएक्शंस बहुत ही स्लो होंगी इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए। नाइट्रोजन की ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सारे कार्बन भी sp2 है, नाइट्रोजन भी sp2 है, पर नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो बेंजीन का जो रिंग का कार्बन है वो डेफिशिएंट हो गया ना, तो जब भी रिंग का कार्बन डेफिशिएंट होता है डीएक्टिवेट हो जाती है रिंग। बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होते हैं ऑर्गेनिक एग्जांपल से। चलिए आगे, इधर देखिए। तो दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये था, क्या नाम है इसका, अभी अभी टेस्ट दिया तुमने क्लासिफिकेशन का। हाँ जी, इधर कौन बताएगा इस कंपाउंड का नाम क्या है? पायरॉल, सुना नहीं कभी? बताया मैंने तुम्हें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरॉल। इज देयर एनी कॉन्जुगेशन? नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों तरफ डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, तो लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एरोमेटिक हो गया, बट ये लोन पेयर जब कॉन्जुगेशन में आएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? अभी तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एक प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये पोजीशन क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज, रिंग रिच हो गई। आगे चलते हैं, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो ये दोनों ही पोजीशन रिच नहीं हो गई। ये देखिए यहाँ पर, अब चाहे तुम इधर कर रहे हो तो इधर भी तो जा सकता था, नहीं दोनों तरफ बराबर ही है, इसका मतलब इसकी तो सारी पोजीशन रिच हो गई। ये वाली आइडेंटिकल है ना ये सब, तो इसका मतलब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन ऑलवेज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड रिंग हैविंग नेगेटिव चार्ज, नहीं? तो पायरोल की रिंग इज नेगेटिवली चार्ज,
इसका मतलब कितनी ज्यादा रिच हो गई, मतलब ये बेंजीन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्टिवेटेड रहा, तो इसकी रिएक्शन बेंजीन से फास्टर होंगी। इन पायरोल रिंग इज हाईली activated due to negative charge. बट क्या इसका नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर बेस की तरह एक्ट करेगा? नो, वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पिरिडीन बेस है, पायरोल बेस नहीं है। दूसरा है लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज delocalized, so will not act as a base. पिरिडीन और पायरोल का मेजर डिफरेंस ये है, मतलब तुम्हारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, पिरिडीन, बेंजीन, पायरोल। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव पायरोल, फिर बेंजीन, सबसे कम पिरिडीन। पिरिडीन में पायरोल का नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन वाले तो हमेशा sp2 होते हैं ना, और तो ये लोन पेयर किसमें प्रेजेंट है? p ऑर्बिटल में। हाँ, बेस ऑर्गेनिक बेस नहीं है, लोन पेयर इन p ऑर्बिटल। और अभी अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि लोन पेयर अगर p ऑर्बिटल में होगा तभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। अगर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जैसे स्टेटमेंट या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनमें पूछ लेते हैं कि लोन पेयर क्यों डिलोकलाइज नहीं हो रहा था? क्योंकि ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट था। इसमें डिलोकलाइज हो रहा है क्योंकि p ऑर्बिटल में। पिरिडीन में डिलोकलाइज नहीं हो रहा क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल। Lone pair of nitrogen is delocalized and not act as a base. बेस वो जिसका लोन पेयर अवेलेबल हो, एक जगह पर पड़ा हुआ हो, लोकलाइज्ड हो, जैसे अमोनिया में होता है। सो ये सारे रेजोनेंस के ही एग्जांपल्स थे, और हमने यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इसकी हेल्प से देखी। अब हम आते हैं अगले इफेक्ट पर। ये देखिए, आप अगला इफेक्ट बताने से पहले ये देखिए, अगर बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप है, क्या इसका कोई मेसोमेरिक इफेक्ट है? कि एटम ना तो अनसैचुरेटेड है ना लोन पेयर है, नो मेसोमेरिक इफेक्ट। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो इसका प्लस आई इफेक्ट, बट और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ है? ऑर्थो पे। यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर मिनिमम है, यही है। इसका मतलब इसकी अगर रिएक्शन करवाते तो इलेक्ट्रोफाइल पहले ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर लास्ट में पैरा पे जाता। पर एक्चुअली मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टोलुइन भी कहते हैं, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है ये। इसका मतलब कोई ना कोई रेजोनेंस इफेक्ट जरूर इसमें आया होगा। नहीं, जब हम एक्सपेरिमेंट किया हमने तो हमें पता चला, जो प्रोडक्ट मिले, कि इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाते हैं फिर से हमें ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, मेटा पे कुछ नहीं हुआ। और ऐसा तभी होता है इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक है नहीं, इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, पार्शियल होते हैं। ऑर्थो फिर तो मेटा आना चाहिए था सेकंड नंबर पे, पैरा तो सबसे बाद में गया। तो एक बहुत ही अलग सा एक रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कवर किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो गया कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, तभी ये रिएक्शन इस तरह से होती है। इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट।
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, या इसको कहते हैं बेकर-नाथन्स इफेक्ट। बेकर-नाथन्स इफेक्ट, जिसने बताया होगा इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और बेकर-नाथन्स इफेक्ट। और ये ऑब्जर्व होता है उन सब कंपाउंड में जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ CH बॉन्ड हो। मतलब ये जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, इस तरह का सिस्टम कहीं भी हो, वहां ये इफेक्ट आ जाता है। डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ CH बॉन्ड हो तो ये इफेक्ट आ जाता है, और वो भी सैचुरेटेड कार्बन हो। मतलब ये कार्बन सैचुरेटेड हो और इसके साथ CH ग्रुप लगा हो, H होना जरूरी है, उनमें ऐसा इफेक्ट नजर आता है। और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करते हैं। तुम देखो शुरू से शुरू हो जाते हैं हम। इंडक्टिव में क्या था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या था? टेम्परेरीली पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। फिर मीजोमेरिक आया, इसमें लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन इनका ट्रांसफर था, कंप्लीट ट्रांसफर। ये इफेक्ट ऐसा है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में there is displacement of sigma electrons of CH bond of alkyl group। alkyl saturated alkyl होगा, उसका CH bond, और जो किससे अटैच्ड हो? डायरेक्टली अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन, वहां पर ये इफेक्ट नजर आता है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर एग्जांपल बताती हूँ मैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की delocalization of sigma electrons, delocalization of sigma electrons of CH bond of alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system या फिर जिसके पास p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ हो, और with vacant p orbital is called hyper conjugation effect और सिग्मा p कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं। जब p यूज होता है ना, सिग्मा p कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कई जगह इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं। ये परमानेंट इफेक्ट है और ये इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग है पर मीजोमेरिक से कम। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट which is more dominating than inductive effect. But less dominating than mesomeric. Less dominating than mesomeric effect. CH bond of alkyl group which is directly attached to unsaturated carbon or directly attached to a carbon having vacant p orbital. In that case, there is complete transfer of sigma electron. This transfer is known as hyperconjugation effect.
और सबसे पहले हम एग्जाम्पल कर रहे हैं एल्कीन का। देख लिया सबने? चलिए आगे। हाँ जी, अब लिखना बंद करें प्लीज। सबने लिख लिया? इधर लिख लिया? बातें नहीं, जरा इधर सामने देखें हम। ये है एल्कीन, इथीन, प्रोपीन ले रहे हैं हम। क्या प्रोपीन में ये सिचुएशन बन रही है जो मैंने अभी बताई? अनसैचुरेटेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड CH बॉन्ड ऑफ अल्काइल ग्रुप। पिछला किसने नहीं लिखा अभी तक? हाँ, इधर लिखा नहीं? लिखना बंद करो जरा। लिख लिया सबने? हाँ, पीछे लास्ट में लिख लिया? चलो लिखना बंद करो, सुनो पहले। तो अभी अभी जो सिचुएशन हमने कही थी कि एक अनसैचुरेटेड कार्बन है, उससे अटैच्ड CH बॉन्ड है, तो ये सिचुएशन आ रही है ना इसमें। तो इसमें होगा क्या, ये जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल यहाँ यूज हो रहा था वो दूसरी तरफ यूज होने लगेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे चले जाएंगे। तो देखिए जरा क्या हुआ, यहाँ पर आ गया H पॉजिटिव, नो बॉन्ड, तभी इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड था वो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। और अल्टीमेटली एरो जहां जा रहा है वहां पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। और ये जो H पॉजिटिव है ना, घूमता रहेगा इनके बीच में नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर, किसी एक जगह पर फिक्स नहीं रहेगा। अभी तो हमारे पास एक CH था जिसकी वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, अब दूसरा H भी तो है, तीसरा H भी तो है। तो यहाँ पर देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल ड्यू टू 3 CH बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? यहां तक लिखवा दूंगी मैं सब कुछ, पहले समझने पे ध्यान दो। ये हो गया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन रहा है और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। जितना, अगर ये इथीन होता जिसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई CH नहीं लगा हुआ, इसका तो डबल बॉन्ड हमेशा यहीं फिक्स रहता। लेकिन प्रोपीन में ये डबल बॉन्ड कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्डेड हो रहा है रेजोनेंस की वजह से। तो अगर हमसे पूछा जाए ये दोनों डबल बॉन्ड ही हैं, कौन सा डबल बॉन्ड शॉर्टर होगा, तो हम इसका बॉन्ड शॉर्टर बताएंगे ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ट्रू डबल बॉन्ड है। लेकिन पहले वाले में ये ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें हाइपर कंजुगेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। दूसरी चीज, मैं मत लिखो अभी कुछ भी, समझा रही हूं मैं, पहले उस पर ध्यान दो। दूसरी चीज क्या थी, इथीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जल्दी से अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। लेकिन पहले वाले में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है कोई भी आएगा और उसको ले लेगा, लेकिन अगर वो घूम रहे हैं तो उसकी उस जगह पर पाई बॉन्ड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड प्रोपीन और इथीन में से किसके अंदर ज्यादा अवेलेबल होगा, इथीन में ज्यादा अवेलेबल होगा, मतलब इथीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, या कह सकते हैं प्रोपीन ज्यादा स्टेबल होगा। जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उतना डबल बॉन्ड स्टेबल, क्योंकि वो डबल बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो हाइपर कंजुगेशन से इधर से उधर घूमता जा रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन से हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन. स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अब मैं लिखवाती हूँ अभी तुम्हें. स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. जितना ज्यादा CH बॉन्ड उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. आगे समझ में लिख लीजिए. अब इन एल्कीन हाइपर conjugation is possible. In alkene, hyperconjugation is possible if an alkyl group is directly attached to doubly bonded carbon. In alkene, hyperconjugation is possible if an alkyl group is directly attached to doubly bonded carbon. If alkyl group is directly attached to doubly bonded carbon. For example, in propene, there are 3 CH. In propene, there are 3 CH bond. In propene, there are 3 CH bond available for hyperconjugation. In propene, 3 CH bond available for hyperconjugation. And 3 structures are possible. 3 hyperconjugated structures are possible. 3 hyperconjugated structures are possible. In which pi electron will be delocalized. In which pi electron will be delocalized. And less available. Pi electron will be delocalized and less available. More the hyperconjugation, more will be the stability of alkene. More the hyperconjugation, more will be stability of alkene. More the hyperconjugation, more will be the stability of alkene. ये रेजोनेंस है. रेजोनेंस एक ही कंपाउंड की होती है. आइसोमर तो 2 अलग अलग कंपाउंड होते हैं. तो बना लें, ये एक स्ट्रक्चर बना लें, ऐसी 3 बन जाएंगे ना. अब दूसरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये वापस इधर चले जाएंगे, है ना. एक एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, अगली स्ट्रक्चर बनती जाएगी. तो इथीन में नो हाइपरकंजुगेशन. In ethene, no hyperconjugation. Pi electron easily available. तीसरा, it is more reactive. It is more reactive. अब जाके जीओसी के क्वेश्चन आज जाके ट्राई करना. अब हाइपरकंजुगेशन का इफेक्ट समझ में आ गया ना, कर सकते हो तुम. इसकी मैं डिस्कशन वीडियो भी डाल दूंगी, बट एक बार इसको ध्यान से करना. कोई भी क्वेश्चन, कहीं भी कोई डाउट आता है, क्लास में पूछ सकते हो. मैं इसकी फ्राइडे को करूंगी डिस्कस, ठीक है. तब तक ट्राई कर लो, और वीडियो भी डाल दूंगी जीओसी की. बस एक और होगा मैक्सिमम. कैसे खत्म, हाइड्रोकार्बन है ना, अल्केन की रिएक्शन, अल्कीन की रिएक्शन,
फिर बताओ, फिर हम इक्विलिब्रियम करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है वो। उसमें फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन वगैरह, टाइट्रेशन भी आ जाएगी इसमें, मोल वाली फिजिकल केमिस्ट्री, कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल वाला। हाँ तो प्लीज एक सेकेंड इधर लिखिए सबने, बातें नहीं करें और जल्दी नोट करें। इथीन और प्रोपीन में क्लियर हमें एग्जांपल समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इथीन में कोई CH नहीं, कोई हाइपरकंजुगेशन नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन जहां वहीं पड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड ही रहेगा ये। लेकिन प्रोपीन में डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। हाँ जी प्लीज कर लिया सबने नोट। तो अब देखिए जरा, ये है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन में कितने हाइपर कंजुगेशन है? हाँ गुंतास बताओ, 1 ब्यूटीन में कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी? कुछ बनेगी? नहीं बनेगी। ये क्या है? डायरेक्टली अटैच कितने CH हैं? अभी जो सिचुएशन बताई थी, ये वाली सिचुएशन थी ना, कितने CH हैं? एक मिनट, नजर आ रहे हैं? डायरेक्टली अटैच CH कितने हैं? 2 ही है ना। इधर वाले का तो हाइपर कंजुगेशन में कोई रोल ही नहीं है, जो डायरेक्टली अटैच है उन्हीं का होगा ना। तो कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनी? 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। ये था 1 ब्यूटीन। तो प्रोपीन और 1 ब्यूटीन में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? प्रोपीन और 1 ब्यूटीन में से कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? प्रोपीन हुआ ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अटैच्ड कितने CH हैं? 3 हाइपर कंजुगेशन। वैसे तुम्हें देख के पूछा जाए, एक तरफ तो हम बोल रहे हैं इथीन सबसे रिएक्टिव है, फिर ब्यूटीन उसके बाद आ गया, 1 ब्यूटीन आ गया, फिर इसके बाद सडनली प्रोपीन आ गया। कोई ऑर्डर थोड़ी है। और ऑर्डर किस में आ रहा है? CH बॉन्ड में। तो अगर वो पता है तो स्टेबिलिटी आराम से पता लग जाती है ना। अगर 2 ब्यूटीन होता तो तब तो 6 हो जाते। 2 ब्यूटीन में दोनों तरफ मिथाइल है, इधर भी है इधर भी है, 6 CH। ये तो और भी ज्यादा स्टेबल हो गया ना। मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो कितना आसान हो गया ना स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन फाइंड करना। जस्ट चेक हाइपर कंजुगेशन, है ना इंटरेस्टिंग। की जो रीजन है ना, वो अगर दिमाग में आ गया, जो चाहे क्वेश्चन कर सकते हो। और सबसे कम स्टेबल तो इथीन ही होने वाला है, कोई CH नहीं है उसके पास। छोटा सा स्ट्रक्चर है, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, पाई बॉन्ड पड़े हुए हैं, आराम से कोई भी आएगा ले लेगा, रिएक्टिव हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? लिखिए सबने। हम्म, हाँ निर्मल एक AC बंद करना जरा। अब देखिए, ये है 2 ब्यूटीन। सामने सामने देखें, ये है 2 ब्यूटीन राइट, जिसके हाइपर कंजुगेशन कितने थे? 6। एंड दिस इज आइसोब्यूटीन। इसमें भी हाइपर कंजुगेशन कितने हैं? तो अब क्या देखें, कैसे कौन स्टेबल?
क्यों? अगर हाइपर कंजुगेशन का नंबर सेम है तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर आ जाते हैं। लिसन, जब रेजोनेंस का नंबर सेम होता है तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन दोनों में सेम है, तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। और बनाना नहीं, अभी देखिए जरा जो मैं बता रही हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर बनी। अब जरा दूसरे में बनाकर देखते हैं। ये इधर, ये आगे, सामने देखें इधर, ये इधर, तो ये आ गया CH3, ये डबल बॉन्ड CH2, H पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां पर पहुंचे वहां नेगेटिव चार्ज। अब दो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? सोचो जरा 1 मिनट पहले, विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन दोनों में से? और ये तुम कर चुके हो। अच्छा, राइट वाला क्यों? नहीं, ये मैं बोल रही हूँ इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसकी स्ट्रक्चर स्टेबल है? हाँ, जसलीन, सेकेंडरी मतलब सेकेंड वाले की, इसकी। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फर्स्ट स्टेबल है कि सेकेंड स्टेबल है? हाँ बिल्कुल, बोलो, सही बोल रहे हो तुम। हाँ, उसने सेकेंडरी बोला ना। हाँ, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है या सेकेंडरी कार्बन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है? प्राइमरी। कार्बेनायन है ना, तो कार्बेनायन कौन सी पोजीशन पर स्टेबल होगा? हाँ, प्राइमरी कार्बन पर। तो इनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई? मोर स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी है, तो लेस स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का नंबर सेम है, तो पहले क्या चेक करना है तुम्हें? इधर पहले क्या चेक करना है? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। जिसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। अगर नंबर सेम है तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज की लोकेशन देख लो। H पॉजिटिव दोनों में एक जैसा ही है। यहाँ नेगेटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पर है या नेगेटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन। इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम करते हैं ना, तो इसका मतलब इसकी हाइपर कंजुगेटेड ज्यादा इफेक्टिव हुई, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो क्वेश्चन लिख लो, आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन डू ब्यूटीन। क्वेश्चन है, आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल alkene than 2-butene. हाइपर कंजुगेशन को काउंट करने के लिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच CH बॉन्ड देखते हैं। कितने CH बॉन्ड है? 3, और इस तरफ भी कितने हैं? 3। टोटल मिला के कितने हो गए? 6। इसमें भी 3 यहाँ पर है, 3 नीचे है। आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 2-butene। इसका रीजन क्या देंगे? क्या इसका रीजन ये देंगे नंबर ऑफ मोर हाइपर कंजुगेशन? नो, इसका रीजन देंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। इधर नोट कर लें, आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल alkene than 2-butene due to more stable hyper conjugated structure। और ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऑर्डर में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक चीज बैठी होती है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, बट यहाँ तो नंबर सेम था, तो फिर कैसे डिसाइड करें?
और अब तुम्हें पता है 2-ब्यूटीन भी तो दो तरह के होते हैं, सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सिस ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो ये सिस 2-ब्यूटीन हो गया, इसमें मोर रिपल्शन बिटवीन बिगर ग्रुप, बड़े ग्रुप आस पास है ना, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है इसमें। उसके बाद ट्रांस, मतलब हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी एक जैसी है, नंबर भी सेम है, तो फिर हम दूसरे इफेक्ट पे आ जाते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ पर बड़े ग्रुप पास हैं, स्टेरिक इफेक्ट है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। फिर आ गया ट्रांस, उसके बाद आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन से भी ज्यादा स्टेबल ये कंपाउंड हो सकता है, 3 और बढ़ गई ना हाइपर कंजुगेशन, और इससे भी ज्यादा हो सकता है जब चारों ही तक मिथाइल हो। इससे ज्यादा तो हाइपर कंजुगेशन हो भी नहीं सकता ना। कितने हो गए? 12 CH, इसमें कितने हैं? 9 CH, इन तीनों में बराबर है 6 CH। बट फैक्टर क्या क्या आ गए इसमें? मोर स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, और इसमें रिपल्शन कम, सिस में रिपल्शन ज्यादा। बट ये सिस 1-ब्यूटीन से तो ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि 1-ब्यूटीन में तो हाइपर कंजुगेशन ही कम है। सो दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, जो बहुत ही सिंपल है चेक करना। सिस में देखा बल्कि ग्रुप ऑन द सेम साइड दे विल रिपेल मोर। रिपल्शन से क्या होता है? टोटल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा रिएक्टिव, मतलब कम स्टेबल। स्टेरिक इफेक्ट, राइट। इसी तरह से देखिए, ये है कार्बोकेटायन, प्लीज सामने देखें। ये कार्बोकेटायन है जिसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कहने का मतलब इस कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। तुम्हें मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था ना, CH डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन आइदर अनसैचुरेटेड और हैविंग वेकेंट p ऑर्बिटल। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया, तो जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनी उसमें कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे पहुंच गया। जब भी चार्ज डिस्पर्स होता है वो स्टेबल हो जाता है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। ऐसी कितनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी जिनमें ये डिस्पर्स होगा? 9, ये 3, ये 3, ये 3, तो 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तुम्हें याद होगा हम टर्शरी कार्बोकेटायन को वैसे भी स्टेबल बताते हैं। तो इसके स्टेबल होने के 2 रीजन हुए, मोर हाइपर कंजुगेशन एंड मोर प्लस साइड इफेक्ट। लिसन, एक सेकंड लिखना नहीं है और ध्यान से सुनो। अब अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही इफेक्ट होता कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, तो उस हिसाब से तो तुम इसको ज्यादा स्टेबल बताते, लेकिन एक्चुअली ये पहले वाले से कम स्टेबल है क्योंकि इसकी हाइपर कंजुगेशन कम है। इसके अंदर कितनी हाइपर कंजुगेशन थी? 9, जबकि इथाइल ग्रुप आने से इसकी हाइपर कंजुगेशन कितनी रह गई? 8। तो तीनों मिथाइल और एक इथाइल में ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? तीनों मिथाइल वाला। 2 टर्शरी हैं। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था अगर इंडक्टिव और कोई दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट रिजल्ट देते हैं तो हम रिजल्ट इंडक्टिव के हिसाब से नहीं, उस इफेक्ट ग्रुप के इफेक्ट के हिसाब से आंसर करते हैं। अगर हम कहेंगे 3 मिथाइल है और 2 मिथाइल और 1 इथाइल, इथाइल का प्लस साइज ज्यादा होगा ना मिथाइल से, लेकिन हमने इंडक्टिव के हिसाब से नहीं सोचा, हमने किसके हिसाब से सोचा? हाइपर कंजुगेशन। तो इन दोनों में दे सकते हैं, फर्स्ट इज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर हाइपर कंजुगेशन। तो लिख लीजिए, कार्बोकेटायन हैविंग more hyperconjugation will be more stable. Carbocation with more hyperconjugation will be more stable. Carbocation with more hyperconjugation will be more stable.
That is why tertiary carbocations are more stable. Tertiary carbocations are more stable. और टर्शरी में भी ये 3 मिथाइल वाला केस है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम पहुंच चुका है। कि अगर हम प्लीज जरा बातें नहीं, टर्शरी कार्बोकेटायन ये देखिए और अलाइलिक कार्बोकेटायन लास्ट एग्जांपल है, और ये इथाइल वाला टर्शरी। नॉर्मली तुम्हें पता है कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट, इसमें कॉन्जुगेशन है। इसमें कॉन्जुगेशन है मतलब कि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है इस तरफ। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, पर कितनी है 8। ये ज्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बट ये इससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन। नॉर्मली लिसन, कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट, राइट, बट 3 मिथाइल के केस में ओवर पावर कर जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सिर्फ यही एक्सेप्शन है, यही टर्शरी वाला कॉन्जुगेटेड से स्टेबल होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। ये प्राइमरी अलाइलिक है, लेकिन अगर ये सेकेंडरी अलाइलिक होता तो इससे भी इस आगे चला जाता। मतलब कि अगर ये वाला अलाइलिक होता ना तो फिर इससे भी ज्यादा हो जाता, पर प्राइमरी अलाइलिक से टर्शरी वाला थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो गया। और यहाँ इसका कौन सा रीजन था कि इसने कॉन्जुगेशन को भी ओवर पावर कर दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि मैक्सिमम है 3 मिथाइल। तो ये ऑर्डर लिख लीजिए, मैक्सिमम 9 ही होंगे ना, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। लेकिन इथाइल आते ही हाइपर कंजुगेशन कम, तो उसका इफेक्ट कॉन्जुगेशन से कम हो गया। ये ऑर्डर लिख लीजिए ध्यान से। और इससे भी ज्यादा होता जब कॉन्जुगेशन भी और टर्शरी भी, ऑब्वियस है। यहाँ पर ये हाइपर कंजुगेशन भी तो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट CH। हाँ, इसके अंदर 8 है ना, इसके अंदर 3 कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ, हाइपर कंजुगेशन इन 3 मिथाइल का। रेडिकल में भी होता है ये, पर इससे इतना इफेक्टिव नहीं होता हाइपर कंजुगेशन। नहीं, उस पे है ना, इस पॉजिटिव चार्ज पे 3 इनका हाइपर कंजुगेशन और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन। दूसरे में भी ये कॉन्जुगेशन और इस मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन। ये CH नहीं, इससे अटैच CH देखेंगे ना, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फ्री रेडिकल का करेंगे और बेंजीन पर अल्काइल का क्या इफेक्ट है, जैसे हम कर रहे थे ना शुरू में टोलुवीन वाला केस, क्यों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है, वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड लिसन एक मिनट, तुम्हारे कोर्स में कार्बोकेटायन की रिलेटेड रिएक्शंस हैं आगे हाइड्रोकार्बन में, और उनके रीअरेंजमेंट्स हैं, तो मैं इसी में करवाऊंगी तुम्हें। कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि हम इंटरमीडिएट कर रहे हैं ना, इट्स बेटर टू डू इट। जा सकते हैं आप। और टेस्ट जो है उसकी वीडियो डाल दिया, जाकर जरा टेस्ट चेक करना क्या क्या मिस्टेक्स हुई, और GOC की भी रिकॉर्डिंग डाल दी, तो उसको बाय फ्राइडे कर लेना।